नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपने जो सरकारी दफ्तर हैं, उन सभी के सभी सरकारी दफ्तरों के ऊपर आज एक मुसीबत की तलवार लटक रही है, जो शायद किसी को अभी पता नहीं चल रहा है। शायद वो उसका सामना नहीं करना चाह रहे हैं, शायद वो इस मुसीबत को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत से जो सरकारी दफ्तर हैं, उनके ऊपर ये जो है संकट ये आ रहा है। ये आने वाले समय में संकट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना जो है सबको करना पड़ेगा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक संकट से गुज़र रहा है, ये हम सब जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज़ है कि अगर हम चाहें भी तो वो कर्ज़ को हम अभी चुकता नहीं कर सकते, अभी उसको हम नहीं चुका सकते। हम कुछ भी कर लें, अभी हम वो कर्ज़ जो है वो अभी उसका निपटारा हम नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमने लोन उठाया हुआ है हिमाचल प्रदेश ने, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे डबल हमारे ऊपर अब इंटरेस्ट भी चढ़ चुका है, क्योंकि हमने उसको आज तक वापस नहीं किया। वापस ना करने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से मुसीबत जो है आगे आगे बढ़ती चली गई। ये हम सबको समझना होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो अचानक से नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक की सरकार में ये सब कुछ हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कहने से ये सब कुछ हो गया है। हमेशा बूंद-बूंद से सागर बनता है, तो आप इस चीज़ को समझिए। अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं हिमाचल प्रदेश में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उन सब ने मिल कर के इसमें अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश आज इस आर्थिक संकट में है। और ये आर्थिक संकट क्यों बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका एक दूसरा कारण ये है कि हमने कभी इस पैसे को चुकाने के बारे में सोचा भी नहीं है। हमने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के बारे में नहीं सोचा है। जब तक हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, जब तक हिमाचल प्रदेश खुद से पैसा जनरेट नहीं करता है, तब तक वो अपने इस लोन को वापस नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने लोन को वापस नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाई थी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत बुरे संकट से गुजरेगा। हो सकता है उसको कई चीज़ों को ऑक्शन करना पड़ जाए, हो सकता है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एसेट्स जो हैं, उसको ज़ब्त कर लिया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। लेकिन उसके साथ-साथ एक सिचुएशन जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने वाली है आगे आने वाले समय में, वो है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ़्तर हैं, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ जितने भी सरकारी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन सब के ऊपर एक संकट की तलवार लटक रही है। और वो संकट की तलवार ये है कि जब पैसा नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, तो वो उन ऑफिसेज़ को पैसा नहीं दे पाएगा। जब ऑफिसेज़ को आप फंड नहीं करोगे, जब आप ऑफिसेज़ को पैसा नहीं दे पाओगे, तो उन ऑफिसेज़ में जो काम कर रहे हैं लोग, ना तो उनको सैलरी समय पे मिलेगी, ना उन ऑफिसेज़ के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन सही समय पे मिलेगी, ना ही कोई उस पे काम हो सकेगा अच्छे तरीके से। अगर उस ऑफिस को इम्प्रूव करना है तो उसको नहीं कर पाएँगे। मान लीजिए कि अगर कोई बिजली का दफ्तर है, तो उनके पास बिजली की पर्याप्त जो है सामग्री नहीं होगी। जो पर्याप्त टूल्स चाहिए, टूल्स नहीं होंगे। सामग्री से मेरा मतलब है प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे, प्रॉपर वायरिंग नहीं होगी। तो अगर किसी जगह पर कुछ आपने मेंटेनेंस का काम करना है, किसी जगह पर न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो जब आप खरीद ही नहीं पाओगे, तो आप किस तरीके से न्यू इंस्टॉलेशंस करोगे? जब आप खरीद ही नहीं पाओगे, तो आप किस तरीके से मेंटेनेंस करोगे? ना आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होगी, आपके पास क्रेन्स भी पूरी तरीके से नहीं होंगी। अब उनका भी एक समय है, हर चीज़ एक मशीन है, मशीन का एक समय है। तो उस समय के बाद आपको नई मशीन्स खरीदनी ही पड़ेंगी। कुछ समय के बाद आपको कुछ पैसा मशीन्स की अपलिफ्टमेंट में, ऑफिसेज़ को आगे बढ़ाने में, ऑफिसेज़ को और अच्छा करने में आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास तो देखो पैसा है नहीं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी हम सब मिल करके देख रहे हैं कि लोग जितने भी हैं हिमाचल प्रदेश के, सब मिल करके जो है वो कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं। ये बहुत बुरी आदत है, ये बहुत गंदी आदत है। मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, इससे पहले की भी जो सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही हो, लोन उन्होंने भी उठाया है। उन्होंने भी पिछले लोन को चुकाया नहीं है। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश का इतना लोन जो है चुका दिया, क्योंकि किसी ने चुकाया ही नहीं, सबने लोन उठाया। अब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को गाली दे रहे हैं क्योंकि अब क्या हो गया है कि अब मान लीजिए एक मटका है, उसके अंदर इतना पानी भर गया है कि उसके अंदर और पानी आ ही नहीं सकता, तो छलकना शुरू हो गया है। शायद इसलिए हमने गाली देनी शुरू कर दी है। अब संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हम गाली देने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये चीज़, ये जो आदत है, ये बहुत गलत है। हमें समझना होगा कि हमारे किसी भी नेता ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छा काम नहीं किया। किसी नेता ने हिमाचल प्रदेश की अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचा। किसी ने भी हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के बारे में नहीं सोचा। सबने यही सोचा कि मैं लोन उठा लेता हूँ, मैं अपना लोन उठा करके अभी इस वक्त जो मैंने उल्टे सीधे वादे किए हैं उनको पूरा कर देता हूँ, या उनकी तरफ थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देता हूँ, सो दैट कि आगे आने वाले समय में जो जितनी भी जनता है ये मुझे दोबारा से चुन ले, ये जो जनता है ये मुझे दोबारा से नेता बना दे। बस इसी काम को लेकर के, इसी सोच को लेकर के आज तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज चलती रही हैं, जिसकी वजह से ये संकट आया है।
और ये जो संकट है इसकी वजह से होगा क्या, इनका फ्यूचर क्या होगा, आगे आने वाले जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, जो अभी सरकारी दफ्तर हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर होगा कि ये सभी के सभी जो सरकारी दफ्तर हैं ये धीरे धीरे प्राइवेटाइज होना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकारों को जाना ही होगा। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी, हम सब ने उस टाइम तो आवाज़ नहीं उठाई, उस टाइम तो हमने किसी ने नहीं कहा कि वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बीजेपी की सरकार थी, इसकी वजह से। अगर कोई चीज़ कांग्रेस कर रही है तो हम उसको गाली दे रहे हैं, अगर कोई चीज़ बीजेपी कर रही है तो हम उसकी तरफ बात भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आज का मीडिया भी है वो इस चीज़ को कवर नहीं करता। चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये चीज़ कवर नहीं की जाती है और ये आपको बताई भी नहीं जाती है। जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, उसी प्रकार से आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आगे आने वाले फ्यूचर में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप अगली बार जिता देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसको भी जिता देंगे, जो भी अगली बार आएगा, सबसे पहला काम क्या होगा? उसका काम यही होगा कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो, जितने किए जा सकते हैं उनको प्राइवेटाइज कर दो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो पानी का विभाग हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का विभाग हो। जितने विभागों को प्राइवेटाइज किया जा सकेगा उन विभागों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। पहला काम ये। दूसरी चीज़, जितने भी सरकारी दफ्तरों में जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, वॉटेवर हैं, जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा सके या जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा सके उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, जिनको प्राइवेट में कन्वर्ट किया जा सकेगा उनको प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए। हो सकता है आपको आज मेरी बात जो है वो बनावटी लग रही हो सकता है आपको मेरी बात हवा की लग रही हो, लेकिन मैं कोई भी चीज़ हवा की बात नहीं करता हूँ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश इतने बुरी तरीके से आर्थिक संकट में है, आगे आने वाले समय में आर्थिक संकट बढ़ेगा क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप अपना लोन अमाउंट तो देखिए, आप देखिए तो सही आपके ऊपर कितना ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ है। ये जो लोन अमाउंट है बढ़ता जाएगा, आप उसको चुका ही नहीं रहे हो, आप उसका 1% भी नहीं चुका रहे हो। जब आप उसका लोन चुकाओगे ही नहीं तो लोन तो बढ़ता ही चला जाएगा, तो आपके एसेट्स के साथ क्या होगा? या तो आपकी एसेट्स जब्त होंगी, अगर जब्त नहीं होंगी आपकी एसेट्स तो फिर उनका प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट कंपनीज आकर के इन चीज़ों को खरीदेंगी और अपने हिसाब से चलाएंगी। अगर इन दफ्तरों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उससे आपका नुकसान है या नहीं है इसके बारे में भी सोचिए। आपका नुकसान इसलिए है क्योंकि आज मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में किसी एक एम्प्लॉय को मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रति महीने की तनख्वाह मिलती है। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए और प्राइवेट कंपनी ने इसके ऊपर अपनी एक्वायर कर लिया ऐसे किसी ऑफिस को, तो वो उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार रुपये देगा महीने का, उससे ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि जितने भी प्राइवेट कंपनीज वाले हैं उनके पास बहुत लोग होते हैं, बहुत उनके पास स्टाफ होता है, उनके पास बथेरे लोग हैं जो नौकरी मांग रहे हैं और वो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है प्राइवेट कंपनीज की। उनको कम पैसे में ज़्यादा काम करने वाला ही व्यक्ति चाहिए, उनको कम पैसे में ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी रखेंगे, कम पैसा भी देंगे, ज़्यादा काम भी करवाएंगे और एफिशिएंसी से भी काम होगा। एंड यूज़र को उसका फ़ायदा होगा। जो एंड यूज़र है जिसको कोई काम पड़ता है इन सरकारी दफ्तरों में, उनको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनका काम जल्दी होगा, क्विकली होगा और कंपटीशन भी होगा। अब बिजली का ही अगर सप्लाई को देख लिया जाए, अगर बिजली की सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो 4 कंपनीज मान लीजिए बिजली की सप्लाई को कंट्रोल कर रही हैं, तो उन चारों कंपनीज में फिर कंपटीशन होगा। कोई आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कस्टमर बनाने हैं, उन कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन ऑफिसेज के अंदर जो काम कर रहे होंगे लोग, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये आपको समझना होगा और यही जो है ये फ्यूचर है हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनका यही फ्यूचर होने वाला है। आप आज इस बात को माने या इस बात को ना माने वो आपकी अपनी मानसिकता है। आप अगर अपने सामने किसी कड़वे सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक सच्चाई है। जब भी किसी भी आप देश के अंदर चले जाइए, जब भी किसी भी देश के अंदर ऐसा हुआ है कि सरकारी दफ्तरों को चलाना मुश्किल हुआ है, चाहे वो पैसे की वजह से हुआ हो, चाहे वो स्टाफ की वजह से हुआ हो, चाहे वो किसी और वजह से हुआ हो, उस समय पर जितने भी ये बड़ी से बड़ी कंट्रीज में ऐसा हुआ है, जितने भी ऐसे ऑफिसेज होते हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है सबसे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इनमें कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स रखी जाती हैं, इनमें परमानेंट जॉब्स ही नहीं निकाली जाती, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स निकाली जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में क्या होता है, कम पैसे में ज़्यादा काम करवाया जाएगा और वो जो पैसा है वो कभी बढ़ेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हर साल वो बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। वो फिक्स रेट पर एक बंदे को रख लेते हैं, एक फिक्स रेट पर उसको एक जॉब दे देते हैं और उसको या 4 साल या 5 साल के लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर उसको यूज़ करते रहते हैं। ये जो है ये काम होता है, हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है। और जब ज़्यादा कंपनीज किसी चीज़ के अंदर आ जाती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ता है तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी आपको बढ़िया ही मिलेगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है।
लेकिन सरकारी दफ्तर इससे क्या सीख रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सरकारी दफ्तरों में आज क्या हो रहा है, आज कस्टमर्स की वो ज़्यादा जो है इज्जत नहीं करते सरकारी दफ्तर वाले। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें तो सैलरी मिल ही जाती है, हमें हमारी तनख्वाह मिल जाती है महीने की महीने, हमें क्या ज़रूरत है ज़्यादा अच्छा काम करने की, हमें क्या ज़रूरत है आउट परफॉर्म करने की, हमें क्या ज़रूरत है कि हम कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये जो मानसिकता है एक सरकारी एम्प्लॉय की, इस मानसिकता को अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं बदलेगा तो मेरी बात को आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप ही अपने सरकारी दफ्तर को बार बार लॉस में रखेंगे, अगर आप ही अपने सरकारी दफ्तर को प्रॉफिट में नहीं लेकर के आएंगे, उसका नुकसान आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो देखिए सरकारी दफ्तरों में काम नहीं करते, ना ही मैं कर रहा हूँ, ना ही हो सकता है जो मुझे सुनने वाले व्यूअर्स हैं वो कर रहे हो सकता है इसमें से बहुत कम व्यूअर्स हों जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी दफ्तर में काम ही नहीं कर रहा, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। वो तो पहले ही बेचारा उतना ही कमा रहा है, उसकी ज़िंदगी तो पहले ही वैसे चल रही है। उसे तो और फ़ायदा ही होगा अगर ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई, ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, उसका फ़ायदा ही है उसमें। नुकसान जो है इसमें वो आप ही लोगों का है जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना पेंशन मिलेगी, ना आपको सैलरी प्रॉपर मिलेगी, काम भी आपको डबल करना पड़ेगा। और फिर आपको उस टाइम पे फिर आपको आपके दिमाग में होगा कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज़ में ऐसा ही होता है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आप नए-नए प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हो, जितनी आपको तनख्वाह दी जाती है उससे 10 गुना अगर कमा करके नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको सरकारी जो आपको प्राइवेट कंपनीज़ है वो नहीं रखती है नौकरी पे, आपको निकाल देती हैं। और यही जो तरीका है फिर ये बार-बार अपनाया जाएगा, ये आप मान के चलिए। आउटसोर्स कर दिया जाएगा बहुत सारी चीज़ों को। जब मैं आउटसोर्स की बात करता हूँ तो आउटसोर्स का मतलब है कि जो भी काम अभी कोई एक सरकारी दफ्तर कर रहा है, तो उस सरकारी दफ्तर को बंद करके उसका सारा काम जो है आउटसोर्स करके किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा। तो जैसे ही आउटसोर्स करके किसी और कंपनी को दे दिया है, तो कंपनी जो है वो उसपे अपना बताएगी कि मैं इतने अमाउंट में इस काम को करके दूँगा। ठीक है? तो जैसे ही वो कंपनी बताएगी कि मैं इस अमाउंट में काम को करके दूँगा, तो जो एक जितने भी हमारे सरकारी नेता हैं या आप समझ लीजिए जितने भी सरकारी बड़े ऑफ़िसर्स हैं, ये इनके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। पैसा नहीं है सरकार के पास, उतना ज़्यादा पैसा वो नहीं खर्च कर सकते। तो वो कम से कम पैसे वाले जो भी कंपनी होगी जो कहेगी हम मैं कम पैसे में ज़्यादा काम करके दूँगा, वो उसको ये सारा काम जो है आउटसोर्स कर देंगे। और ये जैसे ही काम को आउटसोर्स करेंगे, तो वो सारे का सारा काम जो है दूसरी कंपनी करेगी। फिर ये जो सारा काम है ये हिमाचल प्रदेश से बाहर चला जाएगा। ठीक है? अब वो कंपनी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हो सकती है, हिमाचल प्रदेश के बाहर भी हो सकती है, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो काम है ये बाहर चला जाएगा। जिस काम को करने के लिए आप लोगों को रखा गया है, आप लोगों को से वो काम नहीं करवाया जाएगा, तो आप लोगों की ज़रूरत भी क्या रहेगी? आपको नौकरी से निकाला जाएगा। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। जितने भी ये सरकारी दफ्तर हैं इनका फ्यूचर अब यही होने वाला है। जैसे-जैसे आर्थिक संकट बढ़ेगा, फ्यूचर जो है वो और डार्कनेस की तरफ जाएगा और अंधकार की तरफ जाएगा। आप जितना मर्ज़ी फिर उस टाइम नारेबाज़ी कर लेना, जितना मर्ज़ी आप धरने कर लेना, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। सच्ची बात यही है कि जब तक कमाई आपकी नहीं होगी, तब तक आपकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। अपने घर के अंदर देख लीजिए, अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, अब घर के 4 लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है। उसमें मान लीजिए 2 लोग ऐसे हैं जो नौकरी करने की उम्र में आ चुके हैं। तो उस परिवार की इच्छा क्या होती है? उस परिवार की सारी जो है आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों जल्दी से जल्दी नौकरी ढूँढ लेंगे, जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी शुरू कर देंगे, यही एक्सपेक्टेशन होती है। जब आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे, अगर कोई भी मीट ना करे, तो आपके घर के अंदर ही लोग आपको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। लोग घर में कहना शुरू कर देते हैं कि बेकार बैठा हुआ है घर के अंदर। इतना बड़ा हो गया है, इतनी तेरी उम्र हो गई है, तो अभी तक बेकार क्यों बैठा है घर के अंदर? ये आपके परिवार में लोग कहना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपकी सरकार आपको नहीं कहेगी? जब आपका सरकारी दफ्तर लॉस में जाएगा, जब आपके सरकारी दफ्तर में कोई प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है, तो लोग आपको ये कहेंगे नहीं कि यार क्यों बैठे हैं ये लोग? क्यों इनको नौकरी दी जा रही है? क्यों इनके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है? तो वो सवाल जो है वो उठने शुरू हो जाएँगे। अभी तक क्यों नहीं उठे? अभी तक इसलिए नहीं उठे क्योंकि लोन सब लेते गए, आप लोगों को तनख्वाहें देते गए, लोन उठा-उठा के सारा खर्चा चलता रहा, इसलिए किसी ने आपके ऊपर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आगे चल के लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे, आपकी सरकारें भी सवाल उठाना शुरू कर देंगी, आप लोगों से भी सवाल जो है वो पूछे जाएँगे कि आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या है? आपके प्रॉफ़िट क्यों नहीं बन पा रहा है? आपके दफ़्तर जो है लॉस में लगातार क्यों जा रहे हैं? और वो जो सरकारी लोग, जो इन सरकारी दफ़्तरों में बैठ कर के अगर रिश्वतखोरी कर रहे हैं, कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो भी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को बंद करो, क्योंकि उसका नुकसान आपको, आपके आगे आने वाली जनरेशंस को भुगतना ही पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी लूट लो इस समय,
आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि लूट लूट के हमने बड़े घर बना लिए, बड़ी गाड़ियां ले ली, बहुत मौज कर ली, लेकिन वो मौज ज़्यादा दिन की नहीं है। लोग आप ही को गाली देंगे, लोग आप ही को फिर जो है अपनी सोसाइटी से निकालने की कोशिश करेंगे, आप ही लोगों की कोई फिर इज्जत नहीं करेगा। अभी तो आप लोगों को आपके सरकारी कुर्सी की वजह से आपकी इज्जत की जाती है। आप जब सरकारी कुर्सी छोड़ देंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला। आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी कि आपको भी ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करना होगा। अपने ऑफिस को अपना घर समझिए, अपने ऑफिस को अपना मंदिर समझिए, उसे मंदिर की तरह पूजो, भगवान की तरह उसे पूजो, उसे अच्छे तरीके से ईमानदारी से उसमें काम करो। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। नहीं करोगे, मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर यही है, या तो प्राइवेटाइजेशन, या आउटसोर्सिंग, या कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स, या हो सकता है ऑफिस का परमानेंटली क्लोजर। ये 3 या 4 चीज़ें ही होंगी, यही आपका फ्यूचर है। फिर आप देख लीजिए अगले 5 साल में होता है या अगले 10 साल में होता है, ये होगा ज़रूर। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। हो सकता है आपको मेरी बात आज बुरी लग रही हो सकता है आप लोग इस वीडियो को अवॉइड भी कर दो, लेकिन आगे आने वाले समय में आप इस वीडियो को दोबारा विजिट करोगे और इस वीडियो को दोबारा से सुनोगे। मैं आपको लिख करके देता हूँ ये बात, क्योंकि उस समय आपको ये मेरी बात समझ में आएगी कि इस व्यक्ति ने पहले ये कहा था, और हम सबको मिलकर के ही बचाना है अपने प्रदेश को। मैं पहले भी कह चुका हूं, अपने नेता बदलो, पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाओ, उन लोगों को नेता बनाओ जो आपके सही मुद्दे उठाते हों, जो सही मुद्दों पर बात करते हों, जो सही मुद्दों के ऊपर काम करना जानते हों। अगर आप ऐसे लोगों को नेता नहीं बनाओगे, चाहे आप नए व्यक्ति को ही चांस दे दो, पर किसी व्यक्ति को आप जब तक खुद नहीं उठा के लेके आओगे, खुद नहीं जब चुनोगे, जब खुद से आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, आप ये नहीं कहोगे कि ये हमारा नेता होना चाहिए, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, ये व्यक्ति सही मुद्दे भी उठा रहा है, बेशक नया है पर हम चाहते हैं कि ये नेता बने, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आप अपने प्रदेश के साथ भी गद्दारी कर रहे हो और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली होगा क्या, आपका प्रदेश अगर नुकसान में जाता है, आपका प्रदेश अगर आप देख रहे हो कि उसका कोई ऑफिस जो है प्रॉफिट नहीं बना रहा है, नुकसान में जा रहा है, आपके प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार, तो उस कर्ज को चुकाना किसने है? आप लोगों ने तो चुकाना है, और कौन चुकाएगा भाई? हिमाचल किससे बनता है? हिमाचल हम लोगों से ही तो बनता है, तो कर्ज कौन चुकाएगा? हम लोग ही तो चुकाएंगे। चाहे आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, चाहे आपको जितने भी आपने कमोडिटीज खरीदनी है उनकी प्राइस बढ़ा दी जाए, किसी ना किसी तरीके से तो अल्टीमेटली घूम फिर के आप ही की जेब पे आनी है ना चीज। तो आप इस चीज को पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों आप इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को नहीं देखना है, हो सकता है आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं भी, कम से कम अपना दिमाग तो खुला रखो यार। कम से कम किसी अच्छी चीज की तरफ कोई अपना दिमाग तो खोलो, किसी अच्छी चीज को समझो तो सही। आप ही के वो नुकसान होने वाला है, उसका किसी और का नुकसान नहीं है उसमें। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोन वापस ना करो तो आपके जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को फिर जब्त कर लिया जाता है। अब जिस भी एसेट के बजाय, या जिस भी एसेट को गिरवी रख करके आप लोन ले रहे हो, उसी एसेट को आपको देना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश ने क्या चीज़ गिरवी रखी होगी? हिमाचल प्रदेश ही तो गिरवी रखा होगा ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश को अपना प्रदेश बेचना पड़ेगा, तब लोन वापस करना पड़ेगा। चाहे ज़मीन बेचो, फिर चाहे उसके ऑफिस बेचो, चाहे उसमें जो भी रिसोर्स पैदा हो रही है उस रिसोर्स को बेचो, किसी ना किसी तरीके से वो सारी चीज़ें जब्त होंगी। ये बात आप समझ लो। और जिस दिन आप बैंक करप्ट हो गए, जिस दिन आपकी सारी चीज़ें ज़ब्त हो गई, तो आप ये समझ लेना, मैंने पहले भी कहा था, प्रीवियस एक वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ, फूड क्राइसिस आ जाएगा, खाने के आपको लाले पड़ जाएंगे, खाना भी नहीं आप खा सकोगे, खरीद ही नहीं पाओगे। फिर अब आप खुद सोच लो, अगर भिखारी प्रदेश बनना चाहते हो तो बनो भिखारी प्रदेश, नहीं बनना चाहते तो आपकी मर्जी है। मैं तो अपने प्रदेश के साथ खड़ा हूँ, अपने प्रदेश के सही मुद्दे उठाता रहूँगा, जितनी मेरे से हो सकेगी, जितनी मेरे शरीर में हिम्मत है, जितनी भगवान मेरे को ताकत देगा, उस ताकत के साथ मैं जितना कर सकूंगा उतना करने की अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।